Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to study another remedy for the day and it is called Wyethia helenoides. कॉमन नेम जो है जिस प्लांट से ये बनती है उसका नाम है पॉइजन वीड और हमारी रेफरेंस बुक है आज की बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपोर्टरी। तो इसमें होता क्या है कि it has marked effects on throat and has proven to be excellent remedy in pharyngitis, especially of the follicular form. तो थ्रोट की बहुत ही अच्छी रेमेडी मानी जाती है ये। अब थ्रोट की बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी सिम्टम्स एंड साइंस कंपेयर करेंगे नहीं पेशेंट के और रेमेडी के और सिर्फ थ्रोट के नाम पे दे देंगे, बाकी चीज़ें भी कंसिडर करेंगे रेमेडी प्रिस्क्राइब करने से पहले। सो फेरेंजाइटिस में बहुत अच्छा इफेक्ट है। फेरेंजाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स जो कि बैक ऑफ द थ्रोट है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है इसमें। साथ में इट इज़ कॉमनली जो फेरेंजाइटिस का कॉमन टर्म है वो सोर थ्रोट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है कि गला ख़राब हो गया, ऐसे पेशेंट प्रेजेंट करते हुए आ सकता है। यूजुअली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया या फिर बैक्टीरिया से हो जाता है जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट, leading to pain when swallowing, redness and sometimes fever, cough or swollen glands, with most cases resolving in days. कुछ दिनों में ठीक भी हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाई नहीं लेंगे, दवाई के बिना चीज़ें बिगड़ सकती हैं एंड इट कैन प्रोसीड टू अ मोर हार्मफुल कंडीशन। फॉलिकुलर फॉर्म का ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है, फॉलिकुलर फॉर्म वाले में ज़्यादा इफेक्ट करता है। फॉलिकुलर फॉर्म ऑफ फेरेंजाइटिस क्या हुआ? इट इज़ एन इन्फ्लेम थ्रोट कंडीशन वेयर द लिम्फेटिक टिश्यूज यानी फॉलिकल्स इन द बैक ऑफ द थ्रोट स्वेल forming visible red bumps or granules, often accompanied by a sore throat, dryness and difficulty swallowing, commonly caused by viruses like adenovirus or bacteria. अब फॉलिकुलर फॉर्म में क्या होगा? जब आप एग्जामिनेशन करेंगे थ्रोट का तो पीछे थ्रोट के बैक साइड पे आपको रेड बम्प्स नज़र आएंगे एंड उसमें रेड बम्प्स नज़र आएंगे एंड ग्रेनूल्स फॉर्म में नज़र आएगा और उसके साथ साथ पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी स्वॉलोइंग में और बात करने में उसकी आवाज़ चेंज होगी, थ्रोट जो है सोर होगा, ये देखने को मिलेगा। उसके बाद इरिटेबल थ्रोट ऑफ सिंगर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स यानी जहाँ भी थ्रोट का ज़्यादा यूज़ हुआ है, सिंगर्स जो कि गाने में ज़्यादा यूज़ करते हैं, पब्लिक स्पीकर्स जो कि बोलने में ज़्यादा यूज़ करते हैं जैसे कि पॉलिटिशियंस हो गए या कोई लेक्चरर्स हो गए, वो अपने थ्रोट का बहुत ज़्यादा जो यूज़ करते हैं उसमें आप ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूज़फुल ऑल्सो इन हीमोरॉइड्स पाइल्स भी कहते हैं जहाँ पे सोलन वेन्स इन द एनस और लोअर रेक्टम कॉज्ड बाय increased pressure from straining, constipation, pregnancy or prolonged sitting leading to symptoms like itching, पेन, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग। और हीमोरॉइड्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप की हो सकती हैं। सो उसमें सोलन वेन्स है आपके एनल रीजन में जहाँ पे आपको स्ट्रेन करना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन रह सकती है, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है, या प्रोलॉन्ग सिटिंग का जिनका जॉब है उनको भी ये दिक्कत डेवलप हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ हे फीवर, इचिंग इन द पोस्टीरियर नेयर्स, इसमें भी दे सकते हैं। हे फीवर यानी एलर्जिक राइनाइटिस जो कि एक एलर्जिक रिएक्शन है टू एयरबोर्न सब्सटेंसेस लाइक पोलन, डस्ट माइट्स और पेट डेंडर कॉजिंग कोल्ड लाइक सिम्टम्स। रनी स्टफी नोज है, इची वोटरी आइज एंड साइनस। प्रेशर है, टिपिकली वर्स इन स्प्रिंग समर बट कैन बी ईयर राउंड, पेरिनियल भी हो सकता है। तो बेसिकली जो भी हवा में सब्सटेंसेस हैं जैसे कि पोलन ग्रेन्स हो गए, माइट्स हो गए, पेट हो गया या डेंडर, जैसे कि किसी के घर में पेट्स हैं या बहुत टाइम से कर्टन्स चेंज नहीं हुए तो उसमें जो अक्यूमुलेटेड डस्ट है उसकी वजह से इचिंग वगैरह हो रही है, तो उस केस में आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद पोस्टीरियर नेल्स में इचिंग है इस वाइएथिया हेलिनॉइड्स में, तो पोस्टीरियर नेल्स का क्या है, कोएने कहते हैं इनको। और उसके बाद दो openings at the back of nasal cavity that connect it to the nasopharynx, which is the upper part of the throat, allowing inhaled air to pass from the nose into the respiratory system. तो जो आपके दो आगे जो नेस है, आगे जाके पीछे भी दो छेद हैं जो कि थ्रोट से कनेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हवा अंदर जाती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जाती है नोज़ के थ्रू, तो उसको पोस्टीरियर नेयर्स कहते हैं। हेड के सिम्टम्स उसमें देखेंगे तो हेड जो है नर्वस है, अनईजी है, डिप्रेस्ड है यानी लोअर इन स्पिरिट्स, डिस्पोंडेंट, डिस्ट्रेस्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत टाइम से सैडनेस प्रेवलेंट है एंड सैडनेस हो सकता है विजिबल ना हो बट डेफिनेटली है अंदर ही अंदर, और उस
चीज़ से पेशेंट बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसमें दे सकते हैं। पेशेंट जो है नर्वस और अनईजी साउंड करेगा, डिजी है यानी वूजी हो सकता है, अनस्टेडी, लाइट हेडेड, ऐसा लगेगा उसको, सराउंडिंग्स आर स्पिनिंग यानी वर्टाइगो जैसी सेंसेशन आएगी, ऑफन ड्यू टू इनर ईयर इश्यूज, डिहाइड्रेशन, एंजाइटी, लो ब्लड शुगर एंड बीपी चेंजेस। उसके बाद इचिंग इन द पैलेट देखने को मिलेगी इस पेशेंट में। पैलेट इज़ द टॉप पार्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ योर माउथ, जो थोड़ा हार्ड पार्ट है, और ऊपर वाला हिस्से को पैलेट कहते हैं, उसमें इचिंग देखने को मिलेगी, या पेशेंट को इचिंग होगी देखने को, इन द सेंस उसको फील होगी और वो रिपोर्ट कर सकता है। किसी भी सिम्टम या साइन को पेशेंट पे फोर्स नहीं करना है कि ये है, ये है, ये है, ये है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल। तो और ज़रूरी नहीं कि पूरी ही 100% रेमेडी पिक्चर मैच हो, 80 to 90% या 60 to 70% भी हो रही, तब भी हम उस रेमेडी को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद है थ्रोट। थ्रोट में क्या होगा, कांस्टेंट क्लियरिंग एंड हेमिंग। हेमिंग यानी द साउंड और सेंसेशन ऑफ थ्रोट क्लियरिंग, ऑफन एज इनवॉलेंट्री हेम और एहम, caused by mucus irritation, habit stemming from issues like post nasal drip, acid reflux यानी GERD, allergies, infections, dry air और even vocal cord problems। थ्रोट क्लियर जब करते हैं तो जो साउंड आती है तो उसको कहते हैं हेमिंग, जो कि म्यूकस की वजह से हो सकती है या किसी भी वजह से हो सकती है, तो उस केस में इसे दे सकते हैं। उसके बाद ड्राई पोस्टीरियर नेयर्स, अगेन ड्राइनेस है पोस्टीरियर नेयर्स में, यानी नाक के जो पीछे वाले छेद हैं और जहाँ से थ्रोट में एयर जा रहा है, अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर जा रहा है विंड पाइप के थ्रू, वहाँ पे दिक्कत है, ड्राई है वो। नो रिलीफ फ्रॉम क्लियरिंग, क्लियरिंग से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है इस पेशेंट को। एंड थ्रोट फील सोलन, ऐसा लगेगा कि उसका गला सूजा हुआ है, पेशेंट को ऐसा लगेगा। सोलन, एपिग्लॉटस ड्राई एंड बर्निंग। एपिग्लॉटस जो है पेशेंट का ड्राई होगा और बर्निंग होगा। एपिग्लॉटस इज अ स्मॉल leaf shaped flap of cartilage in throat that acts as a wall preventing foods and liquids from entering your windpipe, trachea and lungs when you swallow, directing them instead uh, डाउन द ईसोफेगस टू योर स्टमक। यानी एपिग्लॉटस बेसिकली क्या होता है, थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज का, जो कि प्रिवेंट करता है कि खाना हमारा विंड पाइप में ना जाए, ईसोफेगस में जाए यानी फूड पाइप में जाए, जिसके थ्रू सीधा स्टमक में जाए। सो दिस इज़ व्हाट एपिग्लॉटस डज इन आवर बॉडी। एपिग्लॉटस इस पेशेंट में उसको ड्राई और जलन होगी, यानी जहाँ जो हिस्सा पीछे थ्रोट में एक छोटा सा हिस्सा उसको ड्राई लगेगा और बर्निंग सेंसेशन होगी। डिस्फेजिया यानी डिफिकल्टी इन सोलिंग होगी। फूड्स, लिक्विड्स या सलाइवा कुछ भी सोलो करेगा तो दिक्कत होगी। कांस्टेंट डिजायर टू सोलो सलाइवा, डिस्फेजिया है लेकिन उसके बाद भी कांस्टेंट डिजायर है कि वो सलाइवा को सोलो करता रहे। उसके बाद यूव्यूला फील्स इलोंगेटेड। यूव्यूला इज अ स्मॉल पीस ऑफ फ्लैश दैट हैंग्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द इनसाइड ऑफ द माउथ जस्ट अबव द थ्रोट। थ्रोट के ऊपर एक छोटा सा एक फ्लैश जैसा हिस्सा जो हैंग कर रहा होता है उसको यूव्यूला कहते हैं। तो इट फील्स इलोंगेटेड। स्टमक में देखें तो सेंस ऑफ वेट, बेल्चिंग ऑफ विंड ऑल्टरनेटिंग विद हिकअप, नोजिया एंड वॉमिटिंग है। बेल्चिंग ऑफ विंड यानी जो डकार आती है जिसमें से एयर रिलीज होता है वाया माउथ, वो ऑल्टरनेट करेगा हिकअप, हिचकी से ऑल्टरनेट करेगा। नोजिया और वॉमिटिंग है, ये देखने को मिलता है। एब्डोमेन में पेन बिलो द रिब्स ऑफ द राइट साइड, पेन इन द लिवर रीजन देखने को मिलेगा। उसके बाद रेक्टम लूज डार्क स्टूल्स एट नाइट, इचिंग इन द एनस देखने को मिलेगी। कॉन्स्टिपेशन विद हीमोरॉइड्स, नॉट ब्लीडिंग। कॉन्स्टिपेशन विद हीमोरॉइड्स, अब ये मार्क्ड है, ज़रूरी नहीं कि हर हीमोरॉइड्स में उस समय एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है कॉन्स्टिपेशन हो। इस पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन विद हीमोरॉइड्स है एंड दे आर नॉट ब्लीडिंग, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फीमेल में पेन इन द लेफ्ट ओवरी। उसके बाद शूटिंग डाउन टू द नी, पेन इन द यूट्रस, कैन आउटलाइन इट्स कॉन्टोर। मतलब कॉन्टोर यानी यूट्रस की बाउंड्रीज आउटलाइन कर सकते हैं, पेशेंट आउटलाइन कर सकता है जिसको पता भी नहीं है कि यूट्रस की बाउंड्रीज एक्चुअली में है क्या, क्योंकि पेन उसको उसी रीजन में है। फीमेल पेशेंट को पेन जो है यूट्राइन रीजन में ही है, तो उसको आउटलाइन कर सकता है। पेन इन द लेफ्ट ओवरी है, शूटिंग डाउन टू द नी, पेन इन द यूट्रस कैन आउटलाइन इट्स कॉन्टोर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ड्राई हैकिंग कफ है, यानी ऐसा कफ है जो
इट फील्स लाइक अ टिकल, जैसे कि कोई बैक ऑफ द थ्रोट पे कोई टिकल कर दे, और फिर जो ड्राई कफ ओरिजिनेट होता है वो कफ है पेशेंट को, कॉज बाय टिकलिंग ऑफ द एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस की टिकलिंग से ये हो रहा है। एंड बर्निंग सेंसेशन इन दी ब्रोंकियल ट्यूब्स में बर्निंग सेंसेशन है इस पेशेंट की। ब्रोंकियल ट्यूब्स यानी the airways that carry air from your windpipe, that is trachea, into your lungs. Further, they branch into smaller tubes called bronchioles. तो उसमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद टेंडेंसी टू गेट होर्स ऑन टॉकिंग और सिंगिंग, थ्रोट जो है हॉट ड्राई एजमा होता है। तो इस पेशेंट को जो है ज़्यादा बात करेगा या कम बात करेगा, इसका थ्रोट इतना ओवर यूज़ हो चुका है अभी तक कि बात करने पे या गाना गाने पे होर्सनेस प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी जो भारीपन होता है आवाज़ का, जो खुरखुरापन होता है वो देखने को मिलेगा इसकी आवाज़ में, सुनने को मिलेगा। थ्रोट जो है हॉट है, ड्राई एस्मा है, यानी a persistent dry non-productive cough without typical wheezing or shortness of breath, often triggered by exercise, cold air, allergens or infections, and managed with standard asthma medications, जो कि आप एलोपैथिक भी हो सकते हैं ले रहे हो या होम्योपैथिक ले रहे हो या कोई भी आयुर्वेदिक कोई भी मेडिकेशन ले रहे हो, पर ये ड्राई एस्मा जो है ज़्यादातर मेडिकेशन से मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ अ पर्सिस्टेंट ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ होगा विदाउट टिपिकल वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑफन ट्रिगर्ड बाय एक्सरसाइज, कोल्ड एयर और एलर्जेंस या इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। एक्सट्रीमिटीज़ में देखें तो पेन इन द बैक एक्सटेंड्स टू द टिप ऑफ स्पाइन, बैक में जो पेन है वो टिप ऑफ स्पाइन तक आएगा, एक्सट्रीमिटीज़ के पीछे को पेन होगा, पैरों के पीछे साइड पेन होकर टिप ऑफ द स्पाइन पे आएगा। पेन इन राइट आर्म, स्टिफनेस ऑफ रिस्ट एंड हैंड, राइट आर्म में पेन रहेगा। लेफ्ट ओवरी पेन, ओवरी में देखें तो लेफ्ट ओवरी में था पेशेंट का, यहाँ पे देखें तो पेन इन द बैक एक्सटेंड्स टू हिप ऑफ स्पाइन, एक्सटेंड्स टू टिप ऑफ स्पाइन, पेन राइट आर्म में है। स्टिफनेस ऑफ रिस्ट एंड हैंड देखी जाती है। एकिंग पेन्स ऑल ओवर एक्सट्रीमिटीज़ में एकिंग पेन्स होंगे। फीवर कैसा आएगा इस पेशेंट को, अगर फीवर का कोई केस आता है वो कैसा आएगा? इट इज़ चिल एट 11 AM, थर्स्ट फॉर आइस वाटर ड्यूरिंग चिल, नो थर्स्ट विद हीट, चिल के वक्त यानी जब ठंड लगेगी पेशेंट को, सुबह 11 बजे के करीब इस पेशेंट को ठंड लगती होगी, और जिस वक्त ठंड लगेगी उस वक्त आइस वाटर इसको चाहिए होगा, थर्स्ट फॉर आइस वाटर। लेकिन जो हीट वाली स्टेज आएगी फीवर में उसमें इसको कोई प्यास नहीं लगेगी, नो थर्स्ट। प्रोफ्यूज स्वेट ऑल नाइट, पूरी रात जो है प्रोफ्यूज स्वेट होगा। टेरिफिक हेडेक ड्यूरिंग स्वेट, और स्वेट के वक्त यानी रात के वक्त इसको टेरिफिक बहुत ही गंदा वाला हेडेक होगा। उसके बाद रिलेशनशिप में कंपेयर करेंगे एरम ड्रेकॉन्टियम से, सैंगुइनेरिया से, लैकेसिस से। डोज जो है 1 to 6 पोटेंसी बोरिक ने रिकमेंड की है। हाउएवर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस मे वेरी एंड यू कैन शेयर देम हियर कि आपके कौन से डोज वाइथिया हेलिनॉइड से वर्क करती है। सो दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।